एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है और हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एक पोर्टल होता है। इस पोर्टल में से कोई इंसान बाहर आ रहा होता है और ये कोई और नहीं, हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट संग जिन वू होता है। वो बाहर आते ही सोचता है वो 75 फ्लोर तो क्लियर कर लिया है, पर उसे अभी भी 100 फ्लोर क्लियर करना है क्योंकि उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए एक और चीज़ चाहिए। वो सोचता है कि वो अब फिर से जाएगा डंजन में, लेकिन अभी उसे हायर डंजन में जाना होगा जिससे उसके लेवल बढ़ सके, पर वो अभी ई रैंक का है, इसलिए उसे अब री एवेल्युएशन करवाना ही होगा। यही सोचता है वो, और फिर वो सोचता है कि वो कल जाके अपना री एवेल्युएशन करवाएगा। फिर हमें हंटर एसोसिएशन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है। वो हर एक हंटर को देख रहा होता है। वो एक हंटर को देख के बोलता है कि ये ज़रूर ई रैंक का होगा, और दूसरे हंटर को बोल के बोलता है कि ये ज़रूर डी रैंक का होगा। वो वहाँ पर हंटर्स को देख रहा होता है जिसे अपनी गिल्ड में शामिल करता है। तभी उसे जिन्वू दिखाई देता है जिसे देख के वो शॉक हो जाता है। वो तुरंत मिस्टर बेक को कॉल करता है और उसे बताने लग जाता है कि जिन्वू अपना रीएवोल्यूशन करवाने के लिए यहाँ आया है। मिस्टर बेक उसे तुरंत कहते हैं कि वो थोड़ी देर में तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। वो जिन्वू को वहाँ रोक के रखें। फिर सीन चेंज होता है और हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ की सभी हंटर बैठे होते हैं। वहाँ पे जिन्वू भी बैठा होता है और वहाँ दो और लोग होते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि काफ़ी एजिंग होता है, 40-50 साल का होगा वो। उसे डर लग रहा होता है क्योंकि उसका भी इवोल्यूशन होने वाला था। वो सोच रहा होता है अगर उसका इवोल्यूशन हो गया और उसे अच्छी रैंक मिल गई तो अच्छा कमा पाएगा और अपनी वाइफ के साथ रह पाएगा। जिन्वू ये सब सुन रहा होता है। फिर जिन्वू को बुलाया जाता है। जिन्वू अपना इवोल्यूशन देने के लिए चला जाता है। इवैल्यूएशन रूम में जिन्वू के सामने एक मायना क्रिस्टल होता है जो कि एक बहुत बड़ा स्पीयर के फॉर्म में होता है। वहाँ पे जो अटेंडेंट होती हैं वो जिन्वू से बोलती हैं कि वो अपना हाथ इस माना क्रिस्टल पे रखे जिससे उसका माना हमें पता चलेगा और उसका लेवल हम निकाल सकेंगे। जिन्वू अपना हाथ उस क्रिस्टल पे रखता है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसमें एक एरर दिखाई देने लग जाता है जिस पे वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वो फिर से इसका माना चेक करती है, लेकिन वहाँ पे फिर से एक बार एरर आता है जिसे देख के वो शॉक हो जाती है। तब तक वहाँ पे एक आदमी एंट्री होता है। ये आदमी वहाँ का डायरेक्टर होता है। वो लड़की उससे बोलती है कि हम इनका माना है मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, मशीन में ज़रूर कोई खराबी है। फिर वो डायरेक्टर जिन्वू को फिर से माना चेक करने के लिए बोलता है, और जब वो फिर से माना चेक करता है तो फिर से एरर आता है। तो वो समझ जाता है कि ये मशीन खराब नहीं है, बल्कि ये मशीन जिन्वू का माना लेवल मैच ही नहीं कर पा रही है, ये उसे नाप ही नहीं पा रही है। और वो सोचता है कि ये ज़रूर कोरिया का नया एस रैंक हंटर होगा, और वो उस लड़की से बोलता है ये माना इसलिए नहीं कर पा रहा सेलेक्ट क्योंकि जिन्वू का माना ही बहुत ज़्यादा है, और ये हमारे कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जिन चाई जोंग के साथ खड़ा होता है। ये चाई जोंग कोरिया का एक एस रैंक का हंटर होता है जो कि फायर टाइप मैजिक में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये लोग यहाँ पे रेड गेट इंसिडेंट की बात कर रहे होते हैं, जिस इंसिडेंट में वाइट टाइगर गिल्ड के 6 लोग मारे जा चुके होते हैं। जो यहाँ पे चाई जोंग रहता है या वो जिनसे पूछता है कि वाइट टाइगर गिल्ड से नॉन एफिलिएटेड 2 मेंबर्स भी वाइट टाइगर गिल्ड के इस रेड में गए थे। फिर वो गेट रेड गेट में बदल जाता है। तो उस गेट से जो 2 नॉन एफिलिएटेड लोग आए थे वो कौन थे? पता चला कि उन दोनों में से ही किसी एक ने वहाँ पे मौजूद बॉस को भी हराया होता है। चाई जोंग काफ़ी इंटरेस्टेड होता है इस आदमी के बारे में जानने के लिए, लेकिन वो जिन बोलता है कि वो अभी से बता नहीं सकता क्योंकि वो अभी से मैनेज नहीं कर रहा है। फिर हमें एक कमोशन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, जिसको नोटिस करके वो जिन और चाई जोंग भी उसकी ओर चले जाते हैं। दोनों को जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हंटर गैदर हैं। सभी हंटर्स काफ़ी अमेज लग रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं ये जान के कि इस हंटर का माना मीटर भी मेजर नहीं कर पा रहा है। क्या ये कोरिया का एक नया एस रैंक हंटर है? ये सब बात सुन ही रहे होते हैं। तब तक वहाँ पे चाय जोंग भी आ जाता है जो कि हंटर गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया होता है। वो वहाँ पे जिन्वू को देख के काफ़ी अमेज होता है क्योंकि जिन्वू के अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और वो शॉक हो जाता है।
वो फिर जिन्वो के पास जाके खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं चाय जोंग हूँ, एक ऐसा हंटर, और मैं गिल्ड की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ। वो जिन्वो से बोलता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किस गिल्ड में जाने का सोच रहे हैं? लेकिन इसकी बात जिन्वो सुनता ही नहीं और वो बगल से ही निकल जाता है, ये कहते हुए कि वो अभी जल्दी में है, जिस पे चाय जोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वहाँ पे मौजूद लोग कहते हैं कि उसने चाय जोंग को भी रिजेक्ट कर दिया होता है। वो पीछे मुड़ के वो जिनसे बोलता है कि मैंने उसे इंट्रोड्यूस तो नहीं किया होगा कि मैं हूँ, लेकिन वहाँ पे वो जिम बोलता है कि आपने किया था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, जिस पे वो और शॉक हो जाता है। फिर वो बाहर देखने लग जाता है, जहाँ से उसे कोई बाहर से भागते हुए आते हुए दिखता है। वो और कोई नहीं, हंटर बेक होता है, जो कि एक और एक ऐसा रैंक हंटर है। वो जिन्वो से मिलने यहाँ आया होता है, लेकिन जिन्वो यहाँ से निकल जाता है। वो यहाँ पे वो लोग उसे पूछता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि यहाँ पे चाय जोंग था, और चाय जोंग को यहाँ देख के वो समझ जाता है कि चाय जोंग को भी जिन्वो के बारे में पता चल गया है। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्वो अपनी माँ से मिलने आया होता है। जिन्वो अपनी माँ को इस हालत में देख के बोलता है कि कुछ देर और रुक जाइए, मैं आपको ठीक ज़रूर कर दूंगा, बस कुछ देर की और बात है। फिर वो हॉस्पिटल से के दरवाजे से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो जिनसे मिलता है। वो जिनसे पूछता है कि क्या वो मेरा पीछा कर रहा है। इस पे वो जिन बोलता है नहीं, उसे बस हंटर्स की सुरक्षा करने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए भेजा जाता है। अब वो देखता है कि सामने से कोई आ रहा होता है। वो जिन हमसे बताता है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये और कोई नहीं, हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हंटर गो जिंग ही होते हैं, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं, जो खुद एक एस रैंक हंटर रह चुके हैं। वो जिन्वू से मिलते हैं और उसे बधाई देते हैं कि तुम एक एस रैंक हंटर हो। जिस पे जिन्वू बोलता है मेरा अभी इवेल्युएशन का रिजल्ट नहीं आया है। जिस पे वो बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी माना कि पता चल रहा है कि तुम एक एस रैंक हंटर तो आराम से ही हो। जिस पे उन दोनों की बातें स्टार्ट होती हैं। उस पे वो पूछते हैं कि जिन्वू ने क्या डिसाइड किया है वो किस गिल्ड को ज्वाइन करेगा, क्योंकि जिन्वू के डिसाइड करने से बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी जो 5 मेजर गिल्ड्स हैं उनके अंदर पावर बटी हुई है, लेकिन जिन्वू के जाते ही किसी न किसी गिल्ड के अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो जिन्वू को एक ऑफ़र देते हैं कि वो एक हंटर एसोसिएशन का पार्ट बन जाए। जिन्वू सोचता है ये ऑफ़र बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर वो सोचता है लेकिन उसे स्ट्रांग बनने के लिए और भी ज़्यादा फाइट करना होगा, और वो अगर हंटर एसोसिएशन में आ जाता है तो उसे डंजन्स में अक्सर जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये सोच के वो जिन्वो अपना डिसीज़न बताता है कि वो पार्ट नहीं ले पाएगा हंटर एसोसिएशन में, क्योंकि उसे बैटल करना पसंद है। उसे और डंजन्स में जाना है, जिस पे हमारा जो हंटर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट होता है वो सोचने लग जाता है कि इस नौजवान लड़के में लड़ने की उत्सुकता है। काश मैं 10 साल नहीं 20 साल अगर जवान होता तो मैं इसके साथ ज़रूर लड़ता। वो अपने असिस्टेंट वो जिनसे बोलता है कि आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरा मूड नहीं है। फिर वो जिनसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक ड्रिंक लेगा, जिस पे वो जिन मना कर देता है कि वो ऑन ड्यूटी ड्रिंक नहीं करेगा। जिस पे वो बोलता है कि क्या जिन वो मेरे साथ ड्रिंक करेगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोंगसुंग लेटा होता है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब कर दी है जिन्वू के पापा ने। वो सोच रहा होता है कि जिन्वू के बाप ने उसे कुत्ते की तरह पीटा है, इसका बदला वो लेके रहेगा। उससे मिलने वहाँ पे एक आदमी आता है जो पूछता है कि है तुम्हें क्या लगता है, तुम तो उससे पिट चुके हो, तो तुम बता सकते हो कि जिन्वू का डैड जो है क्या वो एक मैजिक बीस्ट है या इंसान है। जिस पे वो बोलता है वो पक्का एक मैजिक बीस्ट है। इस बात को क्लियर करके देता है, जिस पे वो आदमी वहाँ से उसे आराम करने को बोल के चला जाता है। जिस पे डोंगसुंग सोचता है मैं अपना बदला लेके रहूँगा, और अपनी रेज से अपनी ऑरा निकालने लग जाता है। और वो बोलता है मुझे बस एक आर्टिफैक्ट की ज़रूरत है। आर्टिफैक्ट वो चीज़ें होते हैं जिन्हें बहुत स्किल्ड क्राफ्ट्समैन ने बनाया होता है, जिसको पहनने से आपकी क्वालिटीज़ और आपके अटैक्स की पावर कई गुना बढ़ जाती है, और एक हंटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। सीन चेंज होता है, हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जिन्वो भी ऐसे किसी आर्टिफैक्ट की तलाश में होता है। वो सोचता है उसे आर्टिफैक्ट खरीदने के लिए काफ़ी पैसे लगेंगे, कि ऑनलाइन इन आर्टिफैक्ट्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो सोचता है जो उसे ऑब मिला है 50th फ्लोर पे के बॉस को हराने पे, वो उसे बेच सकता है, क्योंकि इसकी
उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर वो सोचता है अभी तो उसके पास ई रैंक हंटर का लाइसेंस है, उसे अभी 3 दिन वेट करना होगा, उसके बाद ही उसे एक नया रैंक का हंटर का आईडी मिलेगा, जिसके बाद वो इस ऑप को आराम से बेच पाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। यही सोच के वो स्क्रॉल करने लग जाता है, तब तक उसे कुछ और चीज़ दिखता है, फिर सीन कट होता है। हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग सिखाई जाती है, जहाँ पे वो चिन्ह होता है, वो प्रेसिडेंट को बताता है कि जिन्वू ने अभी अभी एक गिल्ड को ज्वाइन किया है, पर नॉट एज अ हंटर बट एज अ माइनिंग टीम। वो सुन के हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो शॉक हो जाता है कि जिन्वू करना क्या चाहता है, उसने एक माइनिंग टीम को क्यों ज्वाइन किया है। हमें पता है कि जिन्वू ने इसलिए किया है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। फिर सीन चेंज होता है और हमें माइनिंग साइट दिखाई जाती है, जहाँ पे जिन्वू एक आदमी के साथ होता है। वो आदमी जिन्वू का इंटरव्यू ले रहा होता है। वो जिन्वू से बोलता है कि तुम इस पे साइन कर लिए हो माइनिंग टीम पे। फिर हमें बताया जाता है माइनिंग टीम और ह्यूमन रिसोर्स टीम वो टीम होती है जो कि हंटर्स के जाने के बाद जहाँ अंदर जाके माइनिंग करती है, और वहाँ पे मौजूद जितने भी जो मॉन्स्टर्स होते हैं, मर गए होते हैं, उनकी बॉडी को भी ये टीम बाहर लेके आती है। फिर हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे हंटर्स होते हैं। उन्हीं में से एक हंटर होता है जो कि एक ऐसा रंग का हंटर होता है जिसे हम पहले देख चुके हैं। ये है चाई जोंग, जो अपनी अपनी फायर टाइप मैजिक का यूज करके सामने जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन पे हमला कर देता है, और अपनी पावरफुल फायर स्पेल से सामने के सामने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है एक ही बार में। फिर वो आगे टैंक्स को अलाउ वो करता है कि वो आगे आके एक शील्ड बना ले, जिस पे टैंक्स आ जाते हैं और सामने से हंटर्स पे किए गए अटैक्स को भी ब्लॉक कर लेते हैं। पे एक हंटर होती है जो अपने नाक को ढक लेती है, उसे बाकी हंटर्स की स्मेल्स भी आ रही होती है। फिर वो सभी लोग बाहर निकलते हैं। फिर उसमें हमें जिन्वू दिखाया जाता है, जो जिन्वू उन्हें देखता है। जिन्वू सोचता है इतने सारे हंटर्स गए हैं थे। तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसने अपने नाक को ढक रखा था। ये और कोई नहीं, कोरिया की 9th एस रैंक हंटर चाय हीन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये बहुत ही कम लोगों में से है जो जिन्वू को सेंस कर पा रही होती है, पर जिन्वू भी वहाँ से हट जाता है। फिर वापस हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रिसोर्स टीम होती है वो हंटर्स के साथ मिलकर माइनिंग कर रही होती है और अंदर के कॉप्स को ही बाहर ले जाती है। फिर जिन्वू सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे हंटर्स मुझे ई रैंक समझ के मुझ पे अपने दांव चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्वू बहुत ही तेज़ी से बहुत सारे जो ओर्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनको माइन कर रहा होता है, जिसे देख के वहाँ लोग के लोग शॉक हो रहे थे कि क्या सच में ये एक ई रैंक हंटर है। फिर यहाँ पर लंच होता है। जो जिन्वू का मैनेजर होता है वो बोलता है कि तुम आराम कर सकते हो क्योंकि हम लोग लंच करने वाले होते। इस पर जिन्वू बोलता है नहीं, वो और काम करेगा। उसके बॉस के जाने के बाद जिन्वू को मौका मिल जाता है कि वो भाग के जाके वहाँ के मौजूद डंजन के बॉस को देख सकता है, उसकी पावर को महसूस कर सकता है। उसके पास 1 घंटे होते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से डंजन की बॉस की ओर भाग जाता है। डंजन में पहुँच के वो देखता है कि डंजन के बॉस के सामने वाला गेट काफ़ी बड़ा है। वो देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। वो अपनी हथियार को भी अपने हाथ में बुला लेता है और अपने डैगर को अपने हाथ में पकड़ के सोचने लग जाता है कि अगर मैंने डंजन के बॉस को मार दिया तो ये डंजन क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैं बस एक बार उससे फाइट करूंगा। मैं उसे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी पावर को ज़रूर महसूस करूंगा। तब तक पीछे से कोई उससे आवाज़ लगाता है, जिस पे जिन्वू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिन्वू के पीछे और कोई नहीं, चाय हेन होती है, जो कि जिन्वू से पूछ रही होती है कि वो कौन है और वो यहाँ क्या कर रहा है। और इसी पार्ट पे हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। सो लेट मी नो कि आपको एपिसोड 4 कैसा लगा है, और जल्दी हम एपिसोड 5 भी इसका लाएंगे।